गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आशा है कि आप सभी लोग सही होंगे, सकुशल होंगे। हम इतिहास की बात करें तो हम इसमें पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और यहाँ पे हमने फ्रेडरिक सॉर्यू की एक जो पेंटिंग थी उसके माध्यम से जानने की कोशिश करी थी कि राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलकर हमने बात करी कि फ्रांस की क्रांति जो थी उस पर ये जो राष्ट्रवाद है उसका विचार कैसे आया, जहाँ पर हमने ये जाना था कि अगर इसकी शुरुआत कहीं क्रांति की तो 1789 थी, 1789 थी, जहाँ पे इन्होंने कोशिश करी थी जानने की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो इनके राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको प्रेरित कर सके। ठीक है, इतना हमने इसमें बारे में बात करी थी। अगर यहाँ तक की कोई परेशानी हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी। फिर आप बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया, फ्रांस के बारे में जाना था कि कैसे स्तर दर स्तर वो कैसे अपनी राष्ट्रता की ओर बढ़ते रहे थे। ठीक है, फिर अगर आप यूरोप की बात करें कि धीरे धीरे जो राष्ट्र है वो इन देशों में फैल रहा था। ठीक है, तो यूरोप में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे लोगों को लगा यूरोप के कि अब जो है वो अलग अलग ना रह के एक साथ रह लिया जाए और कुछ कार्य राष्ट्र के लिए किया जाए। तो इस पर देखें, अगर आप क्या करेंगे 18वीं सेंचुरी तक के नक्शे को देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो यूरोप का भाग है वो क्या होगा, उस नक्शे में अलग दिखेगा, यानी कि कोई क्षेत्र कहीं अलग अलग, सारे जो क्षेत्र हैं वो आपको अलग अलग नज़र आएंगे। ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे देखा जाए तो वहाँ कौन थे, राजशाही लोगों का अपना एक इलाका रहा करता था, जो डच थे उनका अलग शासन था। ठीक है, जो पूर्वी और मध्य यूरोप है वहाँ भी जो सारे इलाके हैं वो राजाओं के अधीन थे। इसका मतलब है कहने का कि एक पूरे यूरोप में अलग अलग लोग अपने अपने समुदायों में बटे हुए थे। और फिर पहले भी बताया गया है कि अगर समाज में लोग बटे रहें, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो और एक साथ ना रहें, तो वो राष्ट्रहित में नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रहित करते समय सबसे पहले यही ध्यान देना पड़ता है कि अपना जो समाज है उसमें एक समानता हो। ठीक है, उसमें जो है मतभेद ना हो, उसमें समानता हो। ठीक है, तो अगर आप यूरोप का पहला नक्शा देखें तो उसमें क्या मिलेगा, आपको अलग अलग जगह बटे हुए नजर आएंगे। ठीक है, जिसे आप आज जर्मनी इटली के नाम से भी जानते होंगे। तो तब जो यूरोप था 18वीं शताब्दी में वो राजशाहियों में बटा हुआ था, डच जो लोग थे उनमें बटा हुआ था, कैटन्स में बटा हुआ था। ठीक है, और ये अपने अपने क्षेत्र के मालिक थे। ठीक है, यानी कि इनमें ऊपरी नियंत्रण किसी का भी नहीं था। तो ये यहाँ पर अपनी क्या करते थे, मनमानी करते थे, जो कभी राष्ट्र के हित में होता और कभी नहीं होता। ठीक है, तो इस आधार पर क्या किया गया, यूरोप के लोगों को लगने लगा कि एक राष्ट्रहित भी होना चाहिए। केवल अपने ही स्वार्थ को देखकर अपने ही क्षेत्र के विकास को देखना ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इसमें यह भी देखा गया कि ये जो यहाँ के जो लोग थे वो भाषीय आधार पे भी बटे हुए थे। ठीक है, जैसे भाषा, यानी कि एक क्षेत्र के लोगों की फ्रांस भाषा है तो एक दूसरे भाषा लोगों की दूसरे क्षेत्र की क्या है, डच है या कुछ और है। तो जो भाषा, इन्होंने क्या करा, लोगों को भाषा के आधार पर बांटना भी सीख लिया। तो इस तरह की से विभिन्न प्रकार की जो थी कमियां यूरोप में रही, और एक समय ऐसा आया कि लोगों को लगा कि ऐसे विभाजन में का साथ जो है वो नहीं देना चाहिए, और धीरे धीरे इनमें जो राष्ट्रवाद था वो सामने आने लगा। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ, जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग यूरोप का सबसे जो प्रतिष्ठित वर्ग कहा जाता है वो कहलाया जाएगा। ठीक है, ये कुलीन जो है वो किसी भी ज़मीन के मालिकों को कुलीन कहा जाता था। ठीक है, जिसके पास भी प्रॉपर्टी होगी या बहुत सारी ज़मीन होगी, ठीक है, खेती के लिए या रहने के लिए, उनको उसको कहा जाता था कुलीन वर्ग। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इस महाद्वीप में जो यूरोप है सबसे प्रभुत्व संपन्न जो वर्ग था वो कुलीन का था। आगे बात समझ में। ठीक है, वो क्या करते थे, हालांकि उनमें क्षेत्रीय विभाजन था पर वो अपने अपने एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्वशाली हुआ करते थे। ठीक है, कुछ जो उच्च वर्ग के लोग थे वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे उसमें। ठीक है, और उच्च वर्ग के जो लोग थे केवल उच्च वर्ग से ही अपने जो संबंध थे वो स्थापित करते थे, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो या फिर कोई संपत्ति को लेकर हो। तो इनका जो आपसी तालमेल है, ठीक है, कुलीन वर्ग का जो आपसी तालमेल रहा वो उच्च वर्ग से उच्च वर्ग ही रहा। ठीक है, कुलीन वर्ग से कुलीन वर्ग में ही रहा। और इस कारण क्या हुआ, जो मध्य वर्ग था
और जो निम्न वर्ग था वो इनसे क्या हो गए, अछूते रह गए। ठीक है, आगे बात समझ में। पहला परिणाम क्या था यूरोप का, कि वहाँ का जो क्षेत्र है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है और वो स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि अकेले जो एरिया है उसका राजा अलग होगा और सब अपनी अपनी जो है जैसी उनकी इच्छा है वैसे वो कार्य करेंगे। ठीक है, वो कार्य कभी जनता के हित के लिए भी होता और कभी जनता के हित के लिए नहीं होता। दूसरी चीज़ वहाँ पर यूरोप में देखी गई कि जो कुलीन वर्ग है उसकी अपना एक प्रभुत्व था। ठीक है, वो अपना जो कुलीन वर्ग है उसके विकास के लिए वो अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो इस तरीके से ये जो पूरा यूरोप है वो अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ था। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो अब सामने आते हैं यूरोप के ही उदारवादी राष्ट्र के मायने। ठीक है, उदारवादी अगर आप याद करें तो 9th में भी हमने पढ़ा था कि जो समाज है 3 भागों में बटा रहता है। सबसे पहले होते हैं उदारवादी। उदारवादी जो हैं वो एक विचारधारा है। ठीक है, दूसरे हो गए रेडिकल्स। ठीक है, और तीसरे हो गए रूढ़िवादी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होगी जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो उदारवादियों का कहना था कि समाज में एक समानता हो। अगर उदारवादी लोगों की विचारधारा को जाना जाए तो वो कहते थे कि समाज में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ठीक है, ना कोई उच्च और ना कोई नीचे। ठीक है, तो ये थी जो उदारवाद थे उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा थी। वहीं पर रेडिकल आपसे कह देते थे कि केवल एक को राजा बनाया जाए और बाकी वही बड़ा हो, वही सुप्रीम हो और बाकी क्या हो उसके नीचे काम करें। ये विचारधारा थी रेडिकल्स की। और रूढ़िवादी की विचारधारा थी कि क्या हो, नए नियमों को तो लागू किया जाए पर जो पुराने नियम हैं उनको भी साथ लेकर चला जाए। ठीक है, ये यानी कि सामंजस्य था ये। तो समाज जो है 3 विचारधाराओं में बटा हुआ था यहाँ पर, है ना। तो अभी जो बात हो रही है वो हो रही है उदारवादियों की। तो जो यूरोप के उदारवादी थे, ठीक है, उनमें भी क्या थी, बहुत सारी एकता थी। और उदारवादी का अगर शब्द देखें, ठीक है, तो ये क्या है, लैटिन एक भाषा है जिसके लिबरलिज्म से बना हुआ है। ठीक है, LIBERALISM। और जो ये लिबरलिज्म है LIBERALISM, जो ये लिबरलिज्म है वो बना हुआ है लिबरल से। ठीक है, LIBER। और इसका अर्थ ही होता है आज़ाद। क्या होता है, आज़ाद। तो इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, समाज को आज़ाद करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो जो उदारवादी है, शुरुआत के दशक में इसने क्या किया, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। और इसका जो नाम है वो इंग्लिश में, लैटिन भाषा में लिबरलिज्म है, जो बना हुआ है लिबरल से, जिसका अर्थ है आज़ाद। इनकी विचारधारा थी राष्ट्रवाद के मामले में कि सभी को क्या रखा जाए, आज़ाद रखा जाए। ठीक है, ये सरकार पर भी जोर देता था कि एक संविधान हो ताकि सभी के लिए क्या बन सके, बराबरी के कानून बन सके। ठीक है, इन्होंने ये देखा था कि फ्रांस में अगर निरंकुश शासन रहा तो वहाँ की स्थिति क्या हुई। इसलिए उदारवादियों का कहना था कि सभी को क्या मिले, समानता मिले। ठीक है, और आज़ादी मिले, जैसे कि लोग वहाँ पर अभी नहीं थे। समानता और आज़ादी की बात इन्होंने करी है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कहते थे कि मतदान के द्वारा ही क्या हो, राजा का चुनाव हो। और जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि वयस्कों को और महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, तो इस चीज़ का ये विरोध करते थे। ठीक है, ये कहते थे कि सभी को क्या करनी चाहिए, मतदान करना चाहिए और सभी को जो है वो पूरा समानता का भाव उनमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी विचारधारा थी। आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर से अगर एक प्रीकैप देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करी, हमने ये देखा कि यूरोप का नक्शा जो है वो पहले भिन्न था और अभी उसमें अंतर है। पहला जो यूरोप है वो बहुत सारे भागों में अलग अलग बटा हुआ था। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र जो बटे हुए थे वो अलग अलग राजा के अधीन थे। तो इस वजह से ये सब निजी स्वार्थ में ही रहे। देश की बात जो कहें या फिर राष्ट्रवादिता की बात कहें वो इनमें कम दिखाई दी। ठीक है, इसी भाव को लेते हुए जब लोगों को लगा कि हम केवल क्या हैं, अपने स्वार्थ तक ही निहित हैं, जो एक राजा है वो क्या कर रहे हैं, अपने ही जो आज्ञा हैं उनका पालन करवा रहे हैं, कभी वो अच्छी भी होती थी और कभी वो देशहित में नहीं भी होती थी। तो इन सब के विरोध करने में ही क्या हुआ, राष्ट्रवाद का वहाँ पर उदय हुआ। राष्ट्रवाद में एक वर्ग आपके सामने आया जो कुलीन वर्ग का था। ठीक है, जो काफ़ी प्रभुत्व संपन्न था वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस वर्ग को, इस जो ये सोच है इसे समाज में फैलाने का
काम किया। फिर एक समाज में विचारधारा आई, उदारवादी लोग, जो लैटिन भाषा के लिबरलिज्म से बना हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ होता है लिबरल और उसका अर्थ है आज़ादी, यानी कि सभी को सभी बंधनों से आज़ादी और समान रूप से सभी को अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। ठीक है, तो इन विचारों के साथ साथ ही जो यूरोप है वहाँ पर हमारा राष्ट्रवाद जो है वो धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़िएगा, कुछ समझ में